Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English and these are the details. Maharashtra Chief Minister Devendra अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया Delete Chairman और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है
वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। Hello and welcome to Inside News. These are the details. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis responded to Sonia Gandhi's recent comments on the new education policy, emphasizing that the policy representations of Indianization of India's education system. Fadnavis pointed out that if the system imposed by Macaulay, which he claimed was designed to enslave India, is being replaced by an Indianized approach, it should be welcomed. He suggested that no one, particularly patriots, should have an issue with this shift. The CM further expressed that Sonia Gandhi should gain a better understanding of the NEP and support the process of Indianizing the education system of India. कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण। Atishi, the leader of opposition in the Delhi Assembly, criticized the BJP government for the rising power cuts in Delhi. She stated that over the past decade, inverters had become unnecessary for the people of Delhi as they no longer need to purchase a new inverter batteries. She claimed that unlike the previous years, people no longer used inverters or generators. Atishi argued that power cuts in Delhi had been increasing consistently since the formation of the BJP government, with the social media posts frequently highlighting this issue. Referring to the data provided by the Delhi government, she pointed out that power cuts in various parts of Delhi had risen significantly since March 1st. She accused the BJP of incompetence, asserting that the party lacked the ability to effectively run the government, which she believed was the reason for the failure to provide 24-hour electric supply. दिल्ली वालों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली वालों के घरों से इन्वर्टर गायब हो गए हैं। इन्वर्टर पड़े पड़े खराब हो गए, नए इन्वर्टर नहीं खरीदने पड़े। हर साल की तरह इन्वर्टर की नई बैटरीज नहीं खरीदनी पड़ी। आज दिल्ली वालों को इन्वर्टर जनरेटर की जरूरत खत्म हो गई, या ये कहूंगी खत्म हो गई थी। लेकिन जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार दिल्ली में
पावर कट्स बढ़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी भी दिन जाइए तो आपको ऐसे ट्वीट दिखते हैं। कोई कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कहता है किराड़ी में 3 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कह रहा है 8 घंटे से बिजली गई हुई है। रोहिणी सेक्टर 22 में 6 से 8 घंटे से बिजली गई हुई है। तिलक नगर में 8-8 घंटे बिजली जा रही है। अगर आप बुराड़ी में 4 घंटे बिजली, जगतपुर गांव में 8 घंटे बिजली का कट, राजपुर खुर्द में 7 घंटे पावर कट, करावल नगर में 2 घंटे का पावर कट, और ये तो कुछ ट्वीट्स हैं। आप सोशल मीडिया पे लगातार देखेंगे तो रोज पावर कट की शिकायतें आ रही हैं। और दिल्ली सरकार का अपना डेटा, दिल्ली सरकार के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से बता रहा है कि 1 मार्च से लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लंबे पावर कट्स हो रहे हैं। 1 मार्च को समलखा, गौतम नगर, पोचमपुर द्वारका, हस्तसा, लाजपत नगर 2, रजौरी गार्डन, नेबसराय, नांगलोई, इन सब एरियाज में 1 घंटे से ज्यादा पावर कट हुआ। 2 मार्च को द्वारका, पंचशील एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नवादा, डिफेंस कॉलोनी, उत्तम नगर, एम ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश में 1 घंटे से ज्यादा के पावर कट हुए। 3 मार्च को उत्तम नगर, धिटोरनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, जनकपुरी, कुतुब विहार, नजफगढ़, नंदनगरी, मीत नगर, मंडोली में 1 घंटे से ज्यादा पावर कट हुए। 8 मार्च को पंजाबी बाग में 2 घंटे 44 मिनट का पावर कट, सनलाइट कॉलोनी में 2 घंटे 30 मिनट का पावर कट, पंचशील पार्क में 2 घंटे का पावर कट, बपरोला में 1 घंटे का पावर कट। 9 मार्च को चाणक्य प्लेस में 2 घंटे, नवादा में 1.5 घंटा, हस्साल में 1.5 घंटा, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में 1 घंटा, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में 1 घंटा, लाल कुआं में 1 घंटा। 10 मार्च को एल ब्लॉक संगम विहार में 3 घंटे 10 मिनट बिजली गई, पंजाबी बाग में 3 घंटे 8 मिनट बिजली गई, ट्रांजिट कैंप गोविंदपुरी में 2 घंटे बिजली गई, पॉकेट 1 सेक्टर 14 द्वारका में 1 घंटे 11 मिनट बिजली गई, बिंदापुर मटियाला में 1 घंटा 30 मिनट बिजली गई। 11 मार्च को मालवीय नगर में 2 घंटे, नवादा में 1 घंटा 15 मिनट, रनहोला में 1 घंटा 20 मिनट। 15 मार्च को बिंदापुर में 2 घंटे 22 मिनट, और ये लिस्ट चलती जा रही है। आप कुछ दिन पहले का देखिए, अगर मैं आखिरी पिछले लास्ट 3 से 4 दिनों का अगर आपको डेटा बताऊं, बुराड़ी में 24 मार्च को 4 घंटे बिजली गई, जगतपुर गांव में 8 घंटे से ज्यादा बिजली गई, छतरपुर एक्सटेंशन में रोज 3 से 4 घंटे बिजली जा रही है। आपको बस सोशल मीडिया खोल के देखने की जरूरत है। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami addressed the issue of the people falling ill due to contaminated flour supplied from Shahranpur. He confirmed that the flour was sourced from Shahranpur and announced that the shop responsible for the supply had been sealed. He further stated that notices has been issued to all other locations where the flour was distributed and Shahranpur administration had been notified. जानकारी जुटाई जा रही, क्या अभी तक तो फैक्ट मिला है? देखिए, ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी
इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अभी सर हॉस्पिटल में है, लोगों से मिले जो मरीज हैं। नवरात्र शुरुआत हुई है और ऐसे में आने वाले दिनों में और जो आटे की सप्लाई या खाद्य पदार्थ उस पर क्या फोकस रहेगा? देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब, अभी जो मरीज हैं जिनको आप मुलाकात करते हैं उन क्या बताया गया, कैसे हालत है? मरीजों की हालत ठीक है, सामान्य है और कुछ लोगों को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द है और उल्टी आ रही है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य है। आज शाम तक जो है धीरे धीरे सभी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। क्या बताया कितने लोग हैं? अभी देखिए यहाँ पर 66 लोग हैं और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं। ये संख्या कुछ और भी हो सकती है। जो भी आ रहे हैं सभी के इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की। Addressing a press conference in Lucknow, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav expressed concerns regarding the extensive police barricading on the occasion of Eid. He reportedly questioned the necessity of such security measures, asking why there was so much barricading during the festival. Yadav also mentioned an incident where he was stopped by police upon inquiring for the reason for obstruction. He claimed that they did not provide any explanation. In his remarks, Yadav conveyed his dissatisfaction, suggesting that the situation could be seen either dictatorship or as the reminiscent of emergency. He noted that he had never witnessed such severe barricading intended to prevent people from celebrating their festivals. Furthermore, Yadav criticized the ruling BJP, accusing them of not governing the country according to the constitution. ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद का त्यौहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के, सिमैयाँ खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिल कर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिल कर के रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ़ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिल कर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। भाजपा के मंत्री आपके नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा, और इसमें से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। ईद के त्यौहार। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhame visited the patients in Dehradun who had fallen ill due to food poisoning after consuming buckwheat flour. During his visit, Dhame confirmed that the flour which caused the illness had been supplied from Saharanpur and dealer shop involved in the distribution has been sealed.
Pushkar further mentioned that notices has been issued to all other places where the floor had been supplied. The Chief Minister assured the public that all those who fell ill were receiving proper medical treatment. Dame also stated that an investigation was underway to determine the cause and prevent any further incidents. देखिए, ये आटा कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अभी सर हॉस्पिटल में है अभी तक फैक्ट मिला? देखिए, ये आटा कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और Addressing a press conference in Mumbai, Shiv Sena leader Sanjay Raut made a bold statement regarding Prime Minister Narendra Modi's recent visit to the RSS office in Nagpur. Raut alleged that the visit was made by Modi to announce his retirement. He further added that, to his knowledge, Prime Minister had never visited the RSS headquarters in the past 11 years, raising questions about the timing of his visit. Raut went on to suggest that the RSS might be pushing for a change in the leadership, implying that Prime Minister Modi was preparing to leave his position. His remarks have sparked a wave of speculation and discussions regarding the future political landscape of the country, with many interpreting Raut's commentaries pointing to a shift in the leadership of the Bharatiya Janata Party and the RSS. नागपुर में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है। किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। मोदी जी जा रहे हैं। नागपुर में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है। किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। मोदी जी जा रहे हैं। नागपुर में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है। किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। In a recent event held in Nagpur, the chief of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mohan Bhagwat, addressed the launch of a book on Vedic mathematics. During his speech, Bhagwat emphasized the importance of Vedic mathematics in shaping the intellectual development of the nation. He expressed that his belief that the ancient Indian system of mathematics holds immense value in today's modern world and can contribute significantly to educational advancements. The RSS chief also highlighted how the principles of Vedic mathematics could be integrated into the current curriculum to foster logical thinking and problem-solving skills among the students. His speech reflected a deep connection between the traditional knowledge and contemporary educational systems, underscoring the potential for Vedic mathematics to play a key role in revitalizing Indian educational framework.
परिचय में एक थोड़ी गलती रह गई। मैं 2009 तक सरकारी विभाग था और 9 के बाद सरसंघ चालक बना। अब हिंदी में जब 9 लिखते हैं तो मराठी के 6 में एक, तो देखने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो आंकड़ों में एक रेखा छूट गई तो 6 का 9, 9 का 6 हो जाता है। गणित का महत्व क्या है? मैंने भी गणित से डर के मैट्रिक में ही गणित छोड़ दिया था, परंतु आगे जाकर ध्यान में आया कि गणित अपना पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि गणना का संबंध सृष्टि के उत्पत्ति से है पूरा, तब से वो चलता है। जैसा अपनी भाषा में ऐसा कहते हैं कि अव्यक्तों को व्यक्त होना है तो गणित से ही शुरू होता है। पूरा का पूरा सांख्य दर्शन, ये संख्या के कारण सांख्य दर्शन है। और हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पर उस एटम से बनने वाला धातु या अधातु तय होता है। हाइड्रोजन यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एक, परिचय में एक थोड़ी गलती रह गई। मैं 2009 तक सरकारी विभाग था और 9 के बाद सरसंघ चालक बना। अब हिंदी में जब 9 लिखते हैं तो मराठी के 6 में एक, तो देखने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो आंकड़ों में एक रेखा छूट गई तो 6 का 9, 9 का 6 हो जाता है। गणित का महत्व क्या है? मैंने भी गणित से डर के मैट्रिक में ही गणित छोड़ दिया था, परंतु आगे जाकर ध्यान में आया कि गणित अपना पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि गणना का संबंध सृष्टि के उत्पत्ति से है पूरा, तब से वो चलता है। जैसा अपनी भाषा में ऐसा कहते हैं कि अव्यक्तों को व्यक्त होना है तो गणित से ही शुरू होता है। पूरा का पूरा सांख्य दर्शन, ये संख्या के कारण सांख्य दर्शन है। और हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पर उस एटम से बनने वाला धातु या अधातु तय होता है। हाइड्रोजन यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एक, In Ajmer, the chairman of All India Sufi Suggestion Council and the successor of the spiritual head of Ajmer Dargah, Syed Naziruddin Chishti, expressed his gratitude for living in a country that embodies Ganga Jamuni culture. Reflecting on the occasion, he noted that the celebrations of Cheti Chand, Navratri